करंट रेशो के बारे में हमने कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल किया। आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि किस प्रकार हम करंट रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स के बेस पे। जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, कुछ नए फॉर्मूले हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, कुछ नए टॉपिक्स पॉइंट हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुराने हमारे जो टॉपिक है, पिछले जो हमारी कैलकुलेशन है वो वहीं समाप्त हो जाएगी। हर क्वेश्चन में जो नए टॉपिक जुड़ते जाएंगे उनके साथ साथ पुराने टॉपिक को भी हम साथ में लेकर चलेंगे। जैसे आगे हमारा जो नेक्स्ट कैलकुलेशन हमारी होगी वो होगी तरलता अनुपात की, यानी कि लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विड रेशियो जिसे हम क्विक रेशियो भी कहते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। तरलता अनुपात की जब हम गणना करेंगे तो तरलता, जैसे कि हमने तरलता के बारे में जान लिया है कि तरलता यानी कि क्या है। यहाँ पर जब हम तरलता अनुपात की गणना करेंगे तो यहाँ हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा तरल संपत्ति बटे चालू दायित्व, यानी कि लिक्विडिटी रेशियो इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी के बारे में तो हम बहुत अच्छे से जान गए हैं। हमको ये देखना है कि लिक्विड एसेट्स यानी क्या है। हमने टोटल एसेट्स देखा, फिक्स एसेट्स देखा, करंट एसेट्स देखा, अब लिक्विड एसेट्स किसको बोलते हैं ये हमारे लिए यहाँ पे नया हो जाएगा। तो बहुत सावधानी से हमको ध्यान में रखना है, जब हम लिक्विड एसेट्स की कैलकुलेशन करेंगे तो जो हमारी करंट एसेट्स है उसमें से हम दो चीज़ों को हटा देंगे। किन किन चीज़ों को? एक तो प्रीपेड एक्सपेंस अगर है तो, और दूसरा अगर स्टॉक है तो। इन दोनों को अगर हम बाहर निकाल दें तो बचा हुआ करंट एसेट्स ही हमारे लिए लिक्विड एसेट्स हो जाएगा। एक फॉर्मूले के रूप में हम इसको याद रखना चाहे तो हम लिख सकते हैं लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। और लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट करने के बाद हम करंट लायबिलिटी पे फोकस करेंगे। करंट लायबिलिटी क्या कैलकुलेट करके दी गई है, अगर दी गई है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो हमने पिछले पॉइंट में देखा क्या करंट लायबिलिटी की कैलकुलेशन किस किस तरह से हो सकती है, तो हम उसके आधार पर करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे और फिर हम लिक्विड रेशियो के फॉर्मूले में उसको रख के बहुत आसानी से लिक्विडिटी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज़ हमको यहाँ पर जान लेना और ज़रूरी है, ये जो लिक्विडिटी रेशियो होता है इसके लिए अगर हम आदर्श अनुपात की बात करें तो वो होता है 1:1, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटी लगभग बराबर हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए इससे संबंधित कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करें। निम्नलिखित सूचनाओं से द्रव्यता अनुपात का परिकलन कीजिए। करंट लायबिलिटी, कैलकुलेट लिक्विड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। करंट लायबिलिटीज 50,000, करंट एसेट्स 80,000, स्टॉक 25,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000, डेटर्स 30,000। यहाँ पर क्योंकि हमने देखा कि किस प्रकार हमको सबसे पहले जब हम लिक्विडिटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी तो हमने देख लिया है कि कौन कौन सी लायबिलिटी उसके अंतर्गत शामिल होती है। पिछले जो हमने क्रियात्मक प्रश्न बनाए उसमें भी हमने देखा था, प्लस हमने एक टेबल भी देख लिया जिससे हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि करंट लायबिलिटीज में कौन कौन सी मदें इंक्लूड होती हैं। अब हमको लिक्विड एसेट्स क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हम करंट एसेट्स में से क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो माइनस कर देंगे यहाँ पर। तो करंट एसेट्स क्वेश्चन में दिया है 80,000 और क्लोजिंग स्टॉक दिया है 25,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हुए 5,000, इनको हम माइनस कर देंगे तो 50,000 जो है वो हमारा लिक्विड एसेट्स हो जाएगा। अब क्योंकि जैसे कि हमने वीडियो में देखा था कि तरल जो संपत्तियां होती है, लिक्विड एसेट्स होती है, वो कौन सी एसेट्स होती है जिनको हम बहुत कम समय में कैश में परिवर्तित कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। जैसे कैश जो हमारे हाथ में है, बैंक जो है, शेयर्स जो है, लेकिन स्टॉक जो है उसको और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है उनको कैश में कन्वर्ट करना इतना इजी नहीं होता और इतना कम समय वो नहीं लेते, काफी ज्यादा समय लेते हैं, तो उनको हम लिक्विड एसेट्स में इंक्लूड नहीं करते। तो यहाँ पर हम करंट एसेट्स में से क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो लिक्विड एसेट्स हमारी आ जाएगी 50,000। तो ये हो जाएगा हमारा लिक्विडिटी रेशियो इक्वल टू लिक्विड एसेट्स इज टू करंट लायबिलिटी, यानी 50,000 इक्वल टू करंट लायबिलिटी तो यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है, हम देख रहे हैं 50,000, तो ये हो जाएगा 50,000 इज टू 50,000 यानी कि 1:1।
निम्नांकित सूचना से तरलता अनुपात ज्ञात कीजिए। करंट लायबिलिटी 1 लाख, करंट एसेट्स 1,60,000, इन्वेंट्रीज 50,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 60,000। लिक्विड एसेट यहाँ पर हमको क्योंकि लिक्विडिटी रेशियो कैलकुलेट करना है और हमने देखा कि लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला हम यूज करते हैं लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटी तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दे दी गई है 1 लाख, लेकिन लिक्विड एसेट्स हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर कि एक तो करंट एसेट्स दिया गया है और कुछ ऐसी एसेट्स दी गई है जो लिक्विड नहीं होती, बहुत जल्दी हम उनको कैश में परिवर्तित नहीं कर सकते, जैसे कि यहाँ पर इन्वेंट्रीज दी गई है और प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए गए हैं। तो इसको हम करंट एसेट्स में से माइनस कर देंगे तो हमको लिक्विड एसेट्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला बेस पे लिखेंगे लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी 1,60,000 माइनस 50,000 माइनस 10,000, तो 1 लाख जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लिक्विड एसेट्स। अब लिक्विड रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। लिक्विड एसेट्स हमने कैलकुलेट कर लिया और करंट लायबिलिटी ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है, तो हम बहुत आसानी से फॉर्मूला लगाकर लिक्विड रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा लिक्विड रेशियो इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, यानी कि 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, ये हो जाएगा आपका लिक्विड रेशियो 1:1। निम्नांकित विवरण से तरलता अनुपात ज्ञात कीजिए। इन्वेंट्रीज 80,000, वर्किंग कैपिटल 2,40,000, करंट एसेट्स 4 लाख। यहाँ पर क्योंकि हमको एक तो लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट करना है और वर्किंग कैपिटल जो है वो एक नया पॉइंट यहाँ पर आ गया है, तो सबसे पहले हमको लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करने के लिए लिक्विड एसेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए क्योंकि करंट एसेट्स जो है वो हमारे पास दिया गया है, अगर इसमें से हम इन्वेंट्रीज को माइनस कर देते हैं तो जो डिफरेंस आता है, जो गैप बचता है, वही लिक्विड एसेट्स कहलाएगा। तो फॉर्मूला बेस्ड हम इसको लिखेंगे लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज, यानी 4 लाख माइनस 80,000 इक्वल टू 3,20,000। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एसेट्स जो है 4 लाख की दी गई है और अगर वर्किंग कैपिटल हम उसमें से माइनस कर देते हैं तो हमको करंट लायबिलिटी भी मिल जाती है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था। तो यहाँ पर जो टोटल जो करंट एसेट्स है वो है 4 लाख के और जो वर्किंग कैपिटल है वो है 2,40,000। तो 4 लाख माइनस 2,40,000 ये हो जाएगा करंट लायबिलिटी 1,60,000। तो अब हमको लिक्विड एसेट्स भी हमने ज्ञात कर लिया है, करंट लायबिलिटी भी हमने ज्ञात कर ली है, तो अब हम निकाल लेंगे लिक्विड रेशियो, जो हो जाएगा 3,20,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000, यानी 2:1। बजाज लिमिटेड ने अपनी चालू संपत्ति और दायित्व के संबंध में निम्न जानकारी दी है। करंट एसेट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3,000, ट्रेड रिसीवेबल सन्ड्री डेटर्स 14,000, बिल्स रिसीवेबल 10,000, स्टॉक 26,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,000, टोटल 54,000। करंट लायबिलिटीज ट्रेड पेबल sundry creditors 16,000, bills payable 7,000, outstanding expenses 4,000, total 27,000। यहाँ पर हमको करंट एंड क्विक रेशियो यानी चालू और शीघ्र अनुपात की हमको कैलकुलेशन यहाँ पर करनी है। और यहाँ क्योंकि हमको सबसे पहले जब हम करंट रेशियो निकालेंगे तो जैसे कि हमने पहले भी देखा कि करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी के बेस पे हम ये कैलकुलेट कर रहे थे और क्वेश्चन में करंट एसेट्स पूरा निकाल कर दे दिया गया है 54,000 और करंट लायबिलिटी भी कैलकुलेट करके दे दी गई है 27,000। तो बहुत आसानी से हम यहाँ पर करंट रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हो जाएगा करंट रेशियो इक्वल टू 54,000 डिवाइडेड बाय 27,000, यानी कि 2:1 करंट रेशियो हो जाएगा। दूसरा हमको यहाँ पर क्विक रेशियो कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि क्विक रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम लिक्विड एसेट्स का जो रेशियो है वो करंट लायबिलिटी पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर करंट लायबिलिटी तो हमारे पास दी गई है और लिक्विड एसेट्स हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो लिक्विड एसेट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे लिक्विड एसेट्स है, यानी कि तुरंत के तुरंत जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक तो हमको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिख रहा है 3,000 का, उसके बाद हमको यहाँ पर एक बिल्स रिसीवेबल दिख रहा है 10,000 का, सन्ड्री डेटर्स दिख रहे हैं 14,000 के। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 27,000 जो है वो ऐसे एसेट्स है जिनको हम लिक्विड एसेट्स मानते हैं।
बाकी जो स्टॉक है और प्रीपेड एक्सपेंसेस है उनको हम लिक्विड एसेट्स नहीं मान सकते क्योंकि उनको कैश में कन्वर्ट होने में काफी समय लगता है। तो यहाँ पर लिक्विड या क्विक रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, यानी लिक्विड एसेट्स है हमारा 27,000 और करंट लायबिलिटी भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 27,000 ही दिया गया है। तो ये हो जाएगा 27,000 डिवाइडेड बाय 27,000 यानी 1:1। क्वेश्चन में एक बात और कही गई है कि कंपनी की तरलता स्थिति पर टिप्पणी कीजिए कि कंपनी की जो क्विक रेशियो कैलकुलेट करने के बाद जो लिक्विडिटी है कंपनी की उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। तो हमने क्योंकि वीडियो में भी देखा था कि चालू अनुपात अगर 2:1 करंट रेशियो 2:1 यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है और लिक्विड रेशियो जो है वो हमको 1:1 दिखाई दे रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि सेटिस्फाई किया जा सकता है, एक संतोषजनक स्थिति में है। निम्न जानकारी से ज्ञात कीजिए, पहला चालू अनुपात, दूसरा तरल अनुपात, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। करंट इन्वेस्टमेंट 40,000, इन्वेंट्रीज 5,000, ट्रेड रिसीवेबल 2,000, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 20,000, ट्रेड पेबल 2,0500, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 3,000, other current liabilities 5,000, short-term loan and advances 4,000, tangible fixed assets 1,000, cash and cash equivalent 10,000। यहाँ पर हमको क्योंकि सबसे पहले करंट रेशियो कैलकुलेट करना है और हमने देखा कि करंट रेशियो के लिए हमको चाहिए होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम करंट एसेट्स की कैलकुलेशन कर लें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि करंट एसेट्स में कौन कौन सी मदद शामिल होंगी, क्वेश्चन को हम बहुत ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर हमको मिलता है एक तो करंट इन्वेस्टमेंट 40,000 प्लस इन्वेंट्रीज दी गई है 5,000 की, प्लस ट्रेड रिसीवेबल दिया गया है 2,000, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 2,000, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 10,000 और प्लस करेंगे हम इसमें शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस 4,000। तो टोटल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 61,000 की करंट एसेट्स है। अब करंट लायबिलिटी हम कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग दिया गया है 20,000 का, ट्रेड पेबल्स दिए गए हैं 2,500 के, शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया गया है 3,000 का और अदर करंट लायबिलिटीज दी गई है 5,000 की। तो इन चारों पॉइंट्स को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमको 30,500 की करंट लायबिलिटीज मिल जाती है। अब करंट रेशियो हम कैलकुलेट करें तो करंट रेशियो हमने देखा कि करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी है। तो करंट रेशियो हमारा है 61,000 और करंट लायबिलिटी हमारी है 30,500 यानी कि 2:1 जो है वो करंट रेशियो हो जाएगा। दूसरा हम देख रहे हैं क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो हमको कैलकुलेट करना है जिसके लिए हमने फॉर्मूला देखा वीडियो में कि क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो क्विक एसेट्स पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्विक एसेट्स के लिए यानी लिक्विड एसेट्स के लिए हमने देखा था कि करंट एसेट्स जो है उसमें से हम इन्वेंट्रीज को, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक्स, ये सब हम माइनस कर देते हैं। तो जो बैलेंस बचता है वो क्विक एसेट्स कहलाता है। तो यहाँ पर हमको फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है क्विक एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो करंट एसेट्स यहाँ पर है 61,000, इन्वेंट्रीज हमको दिखाई दे रही है 5,000 एंड प्रीपेड एक्सपेंस अगर होता तो हम माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं दी गई है तो हम नील लिख सकते हैं। यहाँ पर ओवरऑल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्विक एसेट्स जो है वो 56,000 ओनली है। अब क्योंकि हमने क्विक एसेट्स भी कैलकुलेट कर लिया है, करंट लायबिलिटी भी हमने कैलकुलेट किया है, अब ये दोनों पॉइंट्स को हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे, यानी ये हो जाएगा क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि 56,000 अपॉन 30,500। तो क्विक रेशियो हो जाएगा यहाँ हमारा 1.84:1। एक व्यापार का चालू अनुपात 3:1 और तरल अनुपात 1.8:1 है और यदि कार्यशील पूंजी 1,60,000 रुपए हो तो कुल चालू संपत्ति और स्टॉक की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन में हमको बहुत ध्यान से देखना है कि वर्किंग कैपिटल सिर्फ हमको दी गई है। अमाउंट में अगर हम देखें तो सिर्फ वर्किंग कैपिटल दी गई है 1,60,000, लेकिन यहाँ पर हमको रेशियो कैलकुलेट करके दे दिया गया है, करंट रेशियो भी और लिक्विड रेशियो भी। तो हमको अभी तक हम जो प्रश्न बना रहे थे उसके अपोजिट हमको चलना है। वहां पर हम अमाउंट के बेस पे रेशियो कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पर हमको रेशियो के बेस पे अमाउंट कैलकुलेट करनी है और अमाउंट हमको सिर्फ कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल की दी गई है। तो ऐसी कंडीशन में हम करंट लायबिलिटी को x मान लेते हैं। सपोज करंट लायबिलिटी इक्वल टू x।
अब क्योंकि हमने फॉर्मूला देखा कि करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो यहाँ हम फॉर्मूला लिखेंगे करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्योंकि करंट रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:1, तो करंट रेशियो की जगह पर हम लिख लेंगे 3/1 इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी लिखना है। तो करंट एसेट्स भी हमको नहीं मालूम है, तो करंट एसेट्स की जगह हम करंट एसेट्स ही लिखेंगे, या फिर हम शॉर्टकट में CA लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और अपॉन करंट लायबिलिटी को हमने x मान लिया है, तो उसकी जगह हम x लिखेंगे। अब यहाँ पर जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि 3 को हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे और CA को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा करंट एसेट्स इक्वल टू 3x। अब क्योंकि हमको वर्किंग कैपिटल सिर्फ यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसके बेस पे हम x निकालने का प्रयास करेंगे, तो ये हो जाएगा वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। हमने इसके पहले कई क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल के बेस पे करंट लायबिलिटी निकाला है, वर्किंग कैपिटल के बेस पे हमने करंट एसेट्स निकाला है, लेकिन और यहाँ पर हम वर्किंग कैपिटल के बेस पे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के आधार पर x यानी कि करंट लायबिलिटी की गणना करेंगे। तो वर्किंग कैपिटल क्योंकि 1,60,000 दी गई है, तो उसके नीचे हम 1,60,000 लिख लेंगे इक्वल टू करंट एसेट्स। यहाँ पर हमने देखा कि जो करंट एसेट्स है वो 3x आ गया है और करंट लायबिलिटी को हमने x माना है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस x। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 1,60,000 इक्वल टू 3x में से 1x से माइनस कर देंगे तो 2x। अब जब हम x की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो हम देखेंगे ये हो जाएगा x इक्वल टू 1,60,000 अपॉन 2, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 80,000। तो x हमने क्या माना था, करंट लायबिलिटी, तो x यानी कि हमने करंट लायबिलिटी फाइंड आउट कर ली है 80,000। अब क्योंकि करंट लायबिलिटी यानी x 80,000 है और करंट एसेट्स कितना था, हम जब वर्किंग नोट बना रहे थे तो करंट एसेट्स कितना था 3x, करंट एसेट्स इक्वल टू 3x। तो यहाँ पर हम करंट एसेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा करंट एसेट्स इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 80,000, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 80,000 यानी 2,40,000। तो हमको करंट लायबिलिटी मिल गई 80,000, करंट एसेट्स मिल गया 2,40,000। तो अब हम यहाँ पे बहुत आसानी से क्विक रेशियो यानी लिक्विड रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, जिसका कि फॉर्मूला होता है लिक्विड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है क्विक रेशियो इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो क्योंकि यहाँ पर 1.8:1 दिया गया है, तो क्विक रेशियो की जगह पर हम 1.8/1 लिखेंगे। और लिक्विड एसेट्स क्योंकि हमको फाइंड आउट करना है, तो हम लिक्विड एसेट्स ही लिखेंगे, या शॉर्ट में हम LA भी लिख सकते हैं, और अपॉन x कर देंगे और अपॉन 80,000 कर देंगे। अब जबकि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लिक्विड एसेट्स इक्वल टू 1.8 इंटू 80,000 ये हो जाएगा, तो लिक्विड एसेट्स हो जाएगा 1,44,000। और क्योंकि हम जानते हैं कि लिक्विड एसेट्स क्या होता है, जब हम करंट एसेट्स में से स्टॉक इन्वेंट्रीज जो होती हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं, वो हम जब माइनस कर देते हैं तो हम लिक्विड एसेट्स फाइंड आउट करते हैं। फिलहाल यहाँ पर सिर्फ स्टॉक दिया गया है, तो हम स्टॉक माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, यानी 1,44,000 इक्वल टू 2,40,000 माइनस स्टॉक। तो अब जबकि हम इसको स्टॉक कैलकुलेट करेंगे तो स्टॉक हो जाएगा 2,40,000 माइनस 1,44,000 और स्टॉक हो जाएगा 96,000। चालू अनुपात तथा तरल अनुपात में अंतर। संबंध के आधार पर चालू अनुपात चालू संपत्ति व चालू दायित्व के मध्य संबंध स्थापित करता है, जबकि तरल अनुपात तरल संपत्ति और चालू दायित्व के मध्य संबंध स्थापित करता है। चालू अनुपात का आदर्श अनुपात 2:1 होता है और तरल अनुपात का आदर्श अनुपात 1:1 होता है। सूत्र चालू अनुपात का होता है चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व यानी करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और तरल अनुपात यानी लिक्विड रेशियो का सूत्र होता है त्वरित संपत्ति बटे चालू दायित्व यानी लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। उद्देश्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चालू अनुपात का मुख्य उद्देश्य है कि चालू संपत्ति से चालू दायित्व का भुगतान 1 वर्ष में कर सकता है या नहीं। तरल अनुपात का उद्देश्य यह ज्ञात करना होता है कि व्यवसाय चालू दायित्वों का भुगतान तुरंत अथवा निकट भविष्य में कर सकती है अथवा नहीं।